नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आज कहानी कुर्सी की में हम शुरुआत करेंगे दिल्ली के खबर से, अरविंद केजरीवाल की खबर से। अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में ईडी के 7वें समन पर आज हाजिर होना था, लेकिन जैसा वो पिछली 6 बार कर चुके हैं, इस बार भी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा ईडी के सामने। ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे, कोर्ट में मामला चल रहा है, यूं समन हमें ना भेजे। अरविंद केजरीवाल लगातार ईडी के सामने शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ से बच रहे हैं, नहीं जा रहे हैं ईडी के सामने। और उनकी पार्टी लगातार जो है इस बात की आशंका जाहिर कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। आज उनकी पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि 1 साल हो चुका है और आज ही 1 साल पूरा हुआ है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का और उनको बेल तक नहीं मिल रही है। तो यही तरीका है भारतीय जनता पार्टी का कि एक एक करके हमारे नेताओं को वो गिरफ्तार कराना चाहती है, मुख्यमंत्री को भी गिरफ्तार कराना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की आपको बता दें, दिल्ली में एलजी के साथ एक बार फिर ठनी हुई है और इस बार मामला जो है वो है पानी के बड़े महंगे और बढ़े हुए बिलों का। अरविंद केजरीवाल ये बिल माफ करना चाहते हैं, एलजी ने उसमें कानूनी अड़ंगा लगाया हुआ है और अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर मेरे पास दिल्ली के 7 सांसद होते तो मैं आपको एक सुरक्षा चक्र दे सकता था। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से एक शिकायत भी की है, बड़ी मजेदार, मैं आपको भी दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आप मुझे अपना बेटा कहते हैं। ऑडियंस में से सामने जो जनता बैठी थी, एक आदमी ने खड़े होकर के कहा, वी लव यू केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने कहा, आई लव यू टू। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, आप मुझे बेटा मानते हो लेकिन लोकसभा का चुनाव आता है तो वोट मोदी को दे देते हो, ये क्यों? और ये आगे नहीं चलेगा, आप मुझे दिल्ली के 7 के 7 सांसद जीत कर दिला दीजिए और उसके बाद एलजी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और मैं आपके बिजली के बिल माफ करा दूंगा। तो सुनिए जरा अरविंद केजरीवाल की बात। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। इस बार देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इस बार अगर 7 के 7 सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब ये एक सुरक्षा कवच बन जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। फिर एलजी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संसद के अंदर हमारी तूती बोलेगी, दिल्ली की आवाज उठेगी संसद के अंदर। अब ये जितने 7 सांसद आपने चुन रखे हैं, कभी दिल्ली की बात करते हैं? कभी एक बात इनमें से 7 में से एक आदमी ने दिल्ली की आवाज उठाई हो? कभी दिल्ली की बात नहीं करते। आप ये 7 सीट दे दो मेरे को, उसके बाद किसी एलजी की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों की तरफ आंख उठा के देख ले। आप ये 7 सीट दे दो मेरे को, लोकसभा चुनाव पूरे होने के 15 दिन के अंदर सारे बिल जीरो हो जाएंगे आप लोगों के। एक बस आप लोगों से गुजारिश है, आई ऑल्सो लव यू। एक गुजारिश है, आपका साथ चाहिए। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। इस बार देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, इस बार अगर 7 के 7 सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब ये केजरीवाल जी के इस प्यार पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें, रेलवे के करोड़ों रुपए की हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। सुनते हैं। किसी ने कभी सोचा नहीं था, 1 दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। 1 दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। 1 दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से
वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है। साथियों, दशकों तक रेलवे को हमारे यहां की स्वार्थ भरी राजनीति का शिकार होना पड़ा, लेकिन अब भारतीय रेलवे देशवासियों के लिए ईज ऑफ ट्रैवल का मुख्य आधार बन रही है। जिस रेलवे के हमेशा घाटे में होने का रोना रोया जाता था, आज वो रेलवे परिवर्तन के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। ये सब कुछ आज इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत 11वें नंबर से छलांग लगाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बना। 10 साल पहले जब हम 11वें नंबर पे थे, तब रेलवे का औसत बजट 45,000 करोड़ रुपए के आसपास रहता था। आज जब हम 5वें नंबर की आर्थिक ताकत है, तो इस वर्ष का रेलवे बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। आप कल्पना कीजिए, जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेंगे, तो हमारा सामर्थ्य कितना अधिक बढ़ेगा। इसलिए मोदी भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जी जान से जुटा है। लेकिन साथियों, आपको एक और बात ध्यान रखनी है। नदी नहर में पानी चाहे कितना भी क्यों न हो, अगर मेड़ टूटी हुई हो तो किसान के खेत तक बहुत ही कम पानी पहुंचेगा। इसी तरह बजट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर घोटाले होते रहें, बेईमानी होती रहे, तो जमीन पर उस बजट का असर कभी नहीं दिखता। बीते 10 वर्षों में हमने बड़े बड़े घोटालों को, सरकारी पैसे की लूट को बचाया है। इसलिए बीते 10 वर्षों में नई रेलवे लाइन बिछाने की गति दोगुनी हो गई। आज जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ऐसे स्थानों तक भी भारतीय रेल पहुंच रही है जहां लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईमानदारी से काम हुआ, तभी 2,500 किलोमीटर से अधिक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हुआ है। यानी आपने टैक्स के रूप में, टिकट के रूप में जो पैसा दिया, उसकी पाई पाई आज रेल यात्रियों के हित में ही लग रही है। हर रेल टिकट पर भारत सरकार करीब करीब 50% डिस्काउंट देती है। साथियों, जैसे बैंक में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगी हर पाई से कमाई के नए साधन बनते हैं, नए रोजगार बनते हैं। जब नई रेल लाइन बिछती है, तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक
अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। सीमेंट, स्टील, ट्रांसपोर्ट जैसे अनेक उद्योगों, दुकानों में नई नौकरियों की संभावनाएं बनती हैं। यानी आज जो ये लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है, ये हजारों प्रकार के रोजगार की गारंटी भी है। जब स्टेशन बड़े और आधुनिक होंगे, ज्यादा ट्रेनें रुकेगी, ज्यादा लोग आएंगे, तो आसपास रेहड़ी पटरी वालों को भी इससे फायदा होगा। हमारी रेल छोटे किसानों, छोटे कारीगरों, हमारे विश्वकर्मा साथियों के उत्पादों को बढ़ावा देने वाली है। इसके लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के तहत स्टेशन पर विशेष दुकानें बनाई गई है। हम रेलवे स्टेशनों पर हजारों स्टॉल लगाकर उनके उत्पाद बेचने में भी मदद कर रहे हैं। साथियों, भारतीय रेल यात्री सुविधा ही नहीं है, बल्कि देश की खेती और औद्योगिक प्रगति का भी सबसे बड़ा वाहक है। रेल की गति तेज होगी तो समय बचेगा। इससे दूध, मछली, फल, सब्जी ऐसे अनेक उत्पादन तेजी से मार्केट पहुंच पाएंगे। इसमें उद्योगों की लागत भी कम होगी। इससे मेक इन इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। आज पूरी दुनिया में भारत को निवेश के लिए सबसे आकर्षक माना जा रहा है। इसका एक बड़ा कारण ये आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। आने वाले 5 वर्षों में जब ये हजारों स्टेशन आधुनिक हो जाएंगे, भारतीय रेल की क्षमता बढ़ जाएगी, तो निवेश की एक और बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भारतीय रेल को अपने कायाकल्प के इस अभियान के लिए मैं एक बार फिर अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं और सभी देशवासियों को भी एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम का हिस्सा बनना, एक ही कार्यक्रम में लाखों लोगों का जुड़ना, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रियों का समय निकालना, गवर्नर जी का समय मिलना, ये अपने आप में आज का ये कार्यक्रम शायद हिंदुस्तान में एक अनेक प्रकार की नई संस्कृति को लेकर के आया है। मैं मानता हूं ये रचना बहुत ही उत्तम प्रकार की आज के कार्यक्रम में रचना बनी है। आगे भी हम इसी प्रकार से समय का सर्वाधिक अच्छा उपयोग करते हुए विकास की गति को एक साथ चारों दिशाओं में तेजी लाएंगे। ये आज हमने देख लिया है। आपको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में बोल रहे थे, इसमें रेलवे की 41,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का या तो शिलान्यास किया गया या लोकार्पण किया गया है। और उन्होंने एक बार फिर कहा कि भाई पहले तो पैसे की लूट ऐसी होती थी कि विकास के कामों के लिए कुछ बचता नहीं था। आज एक एक पाई विकास के काम में जो है वो इस्तेमाल हो रही है। इससे पहले हम अरविंद केजरीवाल की बात सुन रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि ये दिल्ली वाले हमको प्यार करते हैं लेकिन वोट जाके मोदी जी को दे देते हैं लोकसभा के चुनाव में। तो अच्छा ही हुआ कि उनकी बात के बाद मोदी जी का भाषण भी आप लोगों ने सुन लिया। तो मेरे ख्याल से केजरीवाल जी को शायद इसमें अपने सवाल का कुछ जवाब मिल गया होगा। कहानी कुर्सी के मेहमान हमारे साथ हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का। केजरीवाल जी को उत्तर मिला? नहीं, उत्तर तो उनको पता है, लेकिन मुझे लगता है कि नेता के तौर पर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही हो और उसके बीच में इस तरह का साहस हो दिखा। नेता तो ऐसा ही होना चाहिए।
आप उनके विरोधी हो सकते हैं, समर्थक हो सकते हैं, लेकिन आज की राजनीति में अगर कोई नेता, जिसको कहते हैं ना कि आप लगता है कि हाँ चलो ठीक है कुछ बात कर रहे हैं, अब उनको ये क्या किसी को नहीं पता, जो भी थोड़ा सा समझ रखता है, और आज के समय में तो इतनी अवेयरनेस है, इतनी जागरूकता कि हर एक को पता है 7 सांसद लेके कर क्या लोगे भाई? सरकार जिसकी होगी वो तय करेगा ना। सेंट्रल बजट की बात कर लें, दिल्ली का भाग्य की बात कर लें, सब कुछ तो केंद्र से आता है, ये तो कोई पूर्ण राज्य नहीं। लेकिन वो बताने के लिहाज से, भाषण करने के लिहाज से कि देखो भाई 7 सांसद हैं, सातों तुम दो तुम्हारे लिए लड़ेंगे। अब ये एक साइकोलॉजिकल लड़ाई है। वो जान रहे हैं कि जितने मामले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ईडी की वजह से मनीष सिसोदिया अंदर है, सीबीआई के मामले में अंदर है। उनको पता है कि उनके ऊपर जो अलग अलग मामले हैं, जिस पानी के बिल की बात कर रहे हैं, तो उसमें चूंकि घोटाले का मामला है, इसलिए एलजी ने रोक रखा है। तो एक तरह से कहें, उनको अपनी जो बचाव के साथ साथ नरेंद्र मोदी के सामने एक जो लड़ाई लड़नी, और देखिए मतलब टोन उनकी कैसे बदलती है। यहां थोड़ा सा फिर भी बहुत तीखे नहीं हुए, करें बेटा मानते हो, भाई मानते हो, वोट उनको जाके दे आते हो, उनके ऊपर फिर भी कोई ऐसा हमला नहीं किया है। आप देखिए जो पिछले विधानसभा चुनाव में था कि ऊपर वाली दिल्ली में मोदी, नीचे वाली दिल्ली में हम, तो वो अभी भी वही है, बस उसको अपना पक्ष थोड़ा ज्यादा सलीके से लग रहे हैं। लेकिन फिर सवाल यही है, आज के आज जो 41,000 करोड़ की परियोजनाएं हैं, उसमें दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है वो भी शामिल है, जो आधुनिक और भव्य बनेगा। और जो प्रधानमंत्री कह रहे थे, मैं और चीजों की बात तो आप पढ़िएगा, बहुत डिटेल में है, उसमें लंबा है वो, लेकिन उसमें एक बात मैं जरूर बताऊंगा। अगर आप कहीं गांव के क्षेत्र में हैं और जरा आप देखिए, आप जिस रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े रहते थे वहां अंडरपास बन गया है। ये पूरे देश में चमत्कारिक परिवर्तन हुआ है। वो पतला सा अंडरपास का रास्ता कहीं कहीं तो वन वे ही होता है, लेकिन वो बनाया गया है जो गांवों के लिए, और वही जाके जिसको हम कहते हैं कि जवाब के तौर पर देखें तो नजर आता है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं इस वक्त विधानसभा के अंदर, सुनते हैं जरा। पड़ेगा क्योंकि आपने उनको भर्ती, अस्पताल तो बनाएंगे नहीं, कार्ड दे दिया, कार्ड लेके लोग क्या करें? कार्ड लेके कहां जाएं इलाज कराने के लिए? अस्पताल तो बनाओ पहले। अस्पताल नहीं बनाओगे, कुछ नहीं बनाओगे, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा सिस्टम भी प्राइवेटाइजेशन के दौर की तरफ है। सरकारी अस्पताल बंद करते जा रहे हैं, एक कार्ड पकड़ा दिया कि प्राइवेट में जाके अस्पताल में इलाज करा लो। आयुष्मान भारत, दूसरा उसमें यह लिखा हुआ है कि केवल ऐसे लोगों को मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय साल की 2.5 लाख रुपए से कम है। 2.5 लाख रुपए मतलब 20,000 रुपए, 20,000 के लगभग तो दिल्ली में मिनिमम वेज है। 20,000, जिसके 30,000 रुपए हो गए वो इलाज करा सकता है। आज इतना महंगा इलाज हो रहा है, वो इलाज करा सकता है। 30,000 रुपए, 40,000 रुपए, क्या 50,000 रुपए वाला भी अगर एक हार्ट अटैक हो जाए इलाज नहीं करा सकता अपना। कह रहे हैं आयुष्मान भारत, उस पे 5 लाख की लिमिट। दिल्ली के अंदर का जो मॉडल है, मैं पहले आयुष्मान भारत बताया, उसमें यह भी लिखा है सरकारी अस्पतालों को पैसे लेने पर। दिल्ली में हमने सारे सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ फ्री कर रखा है, सब कुछ मुफ्त है। इसमें आयुष्मान भारत में कंपलसरी है, हमारे पीछे पड़े हैं इसको लागू करो, कि सरकारी अस्पतालों के अंदर भी हर सेवा के पैसे लेने पड़ेंगे आपको। हर चीज के पैसे लेगा सरकारी अस्पताल। फिर उस आदमी के ऊपर है वो सरकारी में जाए कि प्राइवेट में जाए, जहां जाएगा उसको 5 लाख रुपए तक का, सरकारी में भी 5 लाख तक का फ्री मिलेगा, प्राइवेट में भी। अरे हमने तो सारा ही फ्री कर दिया सरकारी के अंदर, हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? हम 5 लाख की लिमिट क्यों लगाएं? आप कहते हो कि सरकारी अस्पताल में पहली बात तो हम पैसे लेंगे, ब्लड टेस्ट लेंगे तो पैसे लेंगे, दवाई लेंगे तो पैसे लेंगे, डॉक्टर जो बैठा है उसकी जो कंसल्टेंसी चार्ज लेंगे, और वो 5 लाख रुपए तक। हमने तो सब कुछ फ्री कर दिया, सारों का फ्री कर दिया। ये कहते हैं 2.5 लाख रुपए की इनकम वालों को देंगे, हमने तो सारे अमीर गरीब सबका फ्री कर दिया। तो तुम्हारी आयुष्मान भारत अच्छी है, हमारी केजरीवाल मॉडल अच्छा है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर इनकी आयुष्मान भारत अच्छी है, जीटीबी अस्पताल में अभी चले जाओ, बॉर्डर पे है दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर, जीटीबी अस्पताल में 80% पेशेंट यूपी के आ रहे हैं। यूपी के अंदर तो आयुष्मान भारत लागू है पिछले 4 साल से, फिर यूपी वाले इधर क्यों आ रहे हैं इलाज कराने के लिए? यूपी के अंदर आयुष्मान भारत क्यों नहीं चल रहा? इधर गुड़गांव की तरफ चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर फरीदाबाद की तरफ से सारे हरियाणा वाले इधर आ रहे हैं दिल्ली इलाज कराने के लिए, और वो प्राइवेट में नहीं आ रहे, सरकारी में आ रहे हैं, क्योंकि सरकारी में 5 लाख की लिमिट नहीं है, जितना मर्जी इलाज करा लो। अरे पूरे देश का बोझ उठा रखा आज दिल्ली वालों ने, दिल्ली के लोगों ने। ये बेचारे नजफगढ़ के अंदर, वो पूरे हरियाणा के लोग हैं,
सारे हरियाणा के लोग नजफगढ़ के अंदर हरियाणा वाले, अरे आयुष्मान भारत लागू है, वो इधर क्यों आ रहे हैं फिर इलाज कराने के लिए? अरविंद केजरीवाल देखिए बोल रहे थे, अब हेल्थ स्कीम के ऊपर बोल रहे थे वो दिल्ली में। दरअसल एलजी ने ये कहा है कि दिल्ली के अंदर सेंटर की जो आयुष्मान भारत स्कीम है, जिसमें आपको इंश्योरेंस मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, उनको इलाज नहीं मिल रहा। उसका जवाब दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अच्छा, दूसरा इशू ये था कि मनीष सिसोदिया को जेल गए हुए आज पूरा 1 साल हो गया है, तो उस पर भी अरविंद केजरीवाल ने बोला है। अरविंद केजरीवाल की शिकायतें आपने सुनी ली हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल तो बहुत सारा कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपके पानी के ज़्यादा बिल आए उसे फाड़ दो। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, जिस तरह से मैं दिल्ली की सरकार चला रहा हूं। ये मेरी समझ में नहीं आया, दिल्ली पानी के बिल तो जल बोर्ड ही भेज रहा है ना। जल बोर्ड तो इनके अंदर आता है। एमसीडी जो है उसमें तो आपकी मेजोरिटी है। एमसीडी में ये जल बोर्ड में सब कुछ इनका सबका है, लेकिन बिल तो आप ही भेज रहे हो। देखिए, जो अब सिस्टम है उसमें अगर आपने देखी क्या, विधानसभा में आपने एक प्रस्ताव पारित किया, विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, उस जो नीति बनाई आपने कि आप जो जल के नियम, जो पानी के बिल हैं, उसमें आपने माफ करने के लिए या कंसेशन देने के लिए एक नीति बनाई। अब उसमें इनका ये कहना है कि एलजी जो है उस नीति को पास नहीं कर रहे हैं या उसको लागू करने नहीं दे रहे हैं। तो ये जो आपने अरविंद केजरीवाल को सुना है, वो ये सब बातें कह रहे हैं। देखिए, अब ये कॉन्फिडेंस बड़ा अरविंद केजरीवाल का कहाँ से आता है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कहाँ से ये कॉन्फिडेंस आता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को आप अगर उनके लोकसभा चुनावों को देखें 2014-2019, तो दोनों 33% वोट उनका 2014 में था, वो गिर के 18% पे पहुंच गया था। लेकिन विधानसभा में वो 62 और 67 सीट्स जीत के जाते हैं। दूसरा कॉन्फिडेंस उसको आता है कि देखिए, जो वोट शेयर इस वक्त बीजेपी का है, इस वक्त बीजेपी का लोकसभा का जो वोट शेयर है दिल्ली में, लगभग यही वोट शेयर जो है 2014 और 2009 और 2009 में और 2004 में जी कांग्रेस का था। तो अब उनको लगता है कि कांग्रेस और आप मिले हैं, ठीक है सर, तो कहीं ना कहीं पाला पलट सकता है। अच्छा, मैंने आज सवाल भी मंगवाए थे दर्शकों से, तो उसमें ज्यादा मुझे हैरानी हुई, बहुत सारे सवाल जो थे अरविंद केजरीवाल के ऊपर थे। समीर जी, अच्छा, कुछ एक ने तो सीधे ये पूछा था अरविंद केजरीवाल कब जेल जा रहे हैं, पर दर्शकों का ये सवाल था ये। अच्छा, फिर किसी ने पूछा ये बजट क्यों नहीं पेश कर दे, वही मुद्दा बना हुआ है एलजी और इनके बीच में कि ये बजट क्यों नहीं पेश कर रहे हैं। किसी ने पूछा आम आदमी पार्टी का भविष्य आप क्या देखते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल को जेल जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा लोगों को जो चाहते हैं। केजरीवाल चुनाव के पहले जेल जाएंगे, क्योंकि 7 बार उनको ईडी सम्मन दे चुकी है और मुझे लग रहा है वो हेमंत सोरेन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि जब तक ईडी उन्हें पकड़ने घर नहीं आएगी तब तक वो पेश नहीं होने वाले। हालांकि उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिल गई थी कि 17 मार्च तक का उन्हें कोर्ट से पेश होने का कहा गया है। उन्हें यह लगता है कि अगर 17 मार्च कोर्ट ने कहा है तो ईडी 17 मार्च तक उन्हें सम्मन नहीं दे सकती, जबकि कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि ईडी अपनी कार्रवाई रोक दे और 17 मार्च तक ईडी उन्हें पेश होने के लिए नहीं कह सकती। ईडी तो अपना काम कर रही है। 17 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई वो अलग है। मुझे लग रहा है ईडी को भी ये बात मालूम है कि केजरीवाल के पास पूरी जानकारी उपलब्ध है और जिस तरीके से आज 1 साल हो गया मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर, संजय सिंह को भी लगभग 8 महीने जेल के अंदर हो गए। इनके यहाँ से जो जानकारी ईडी को मिली है और बाकी जो सरकारी गवाह बन गए समीर महेंद्रू और अरोड़ा, उनसे जो जानकारी मिली है, मुझे लग रहा है वो पूरे खबरें जो जानकारी मिली है वो पूरे अरविंद केजरीवाल के आसपास पहुंच चुकी है और ईडी यही केजरीवाल से जानना चाहती है कि जो पैसा आया था उसका पैसों का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने कहां किया। देखिए, पर आम आदमी पार्टी मैं एक छोटी सी बात करूंगा। आम आदमी पार्टी एक बात बोल रही है जो शायद सोचना चाहिए उस पर कि ईडी संबंध दे क्यों नहीं है। अभी कोर्ट में मामला है, कोर्ट के पास जाएंगे तो कोर्ट को फैसला करना। चलिए, आगे भी हम लोग बात करेंगे इस पर। अच्छा, ब्रेक के बाद 2 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है कल और आज इसके लिए बड़ी तैयारियां हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, वो आपको हम बताएंगे। दूसरा, महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का जो मामला है अब वो एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां सरकार भी दिख रही है कि भाई अब बहुत हो गया, हमने बहुत कर लिया, आपके लिए आरक्षण दे भी दिया हमने अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी वहां पर हंगामे के आसार पूरे बने हुए, उस पर बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं, आप देखते रहिए कहानी कुर्सी।